सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग झारखंड की मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं और वहाँ उसकी क्या विशेषता है और किस कारण से वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन सभी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा से पहले यदि आपने अभी तक झारखंड का वो जो हम लोग पढ़े थे यहाँ का धरातलीय स्वरूप, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप पहले देख लीजिए, क्योंकि जो मिट्टी का संबंध होता है वो डायरेक्टली होता है चट्टान से, कि वहाँ पर किस प्रकार का चट्टान है। जिस प्रकार का चट्टान होता है वहाँ पर वैसे ही मिट्टियों का विकास होता है। मिट्टी बेसिकली है क्या? तो मिट्टी हमारा क्या है, भूप्रपट्टी में जो सबसे ऊपरी लेयर है ये है हमारा मिट्टी। और मिट्टी में भी कई लेयर हैं, इस पे हम लोग चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। कि पहले ये कि मिट्टी के बनने के पीछे, मिट्टी समझ गए कि सबसे ऊपरी परत है। अब है कि इसके बनने के कौन कौन से कारक हैं। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, सबसे पहला तो होता है वहाँ का चट्टान, पैतृक चट्टान बोल सकते हैं, कि जो वहाँ का मूल चट्टान है वो कौन सा है, उस क्षेत्र में कौन से चट्टानें पाई जाती हैं। क्योंकि फाइनली ये क्या होने वाला है, यही चट्टान डिकम्पोज होगा और वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा और रूप परिवर्तित होते होते के साथ समय के साथ वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित होता है। तो पहला बात तो हो गया चट्टान। दूसरा प्रभावित करता है जो है वो है जलवायु। मिट्टी को बनने में दूसरा प्रभाव जो डालता है वो है जलवायु। तीसरा होता है ऊंचावच। ऊंचावच मतलब वहाँ की स्थलाकृति कैसी है। तो ये सब सारा हम लोग झारखंड के भू आकृतिक या धरातलीय स्वरूप जो कह लीजिए उस वाले चैप्टर में कर चुके हैं, तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद होता है चौथा जैविक पदार्थ, और पांचवा होता है समय। ये 5 फैक्टर है जो कि किसी भी क्षेत्र में मृदा निर्माण को निर्धारित करते हैं या तय करते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप आराम से समझ लीजिए कि ये 5 फैक्टर हैं जो कि मृदा निर्माण को बोल सकते हैं आप तय करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं कि उस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाएगी, क्या उसकी विशेषता होगी। तो ये हो गया। मिट्टी का एक कंपोजिशन होता है कि मिट्टी है क्या आखिर। तो मिट्टी एक कंपोजिशन होता है जिसमें कि ये 4 पार्ट है। ये 25% आपका होता है एयर मिट्टी में, 25% होता है वाटर, 25% ये 25%, और लगभग 45% होता है यहाँ का इसका मिनरल मैटर। मतलब वहाँ का कौन सी ये चट्टानें हैं, कह लीजिए आप चट्टान, कि वहाँ का रॉक कौन सा चट्टान है वो। और जो 5% है वो डिपेंड करता है मिल करके बनता है, ये मिट्टी का होगा कि मिट्टी 100% निर्माण में इनका इतना इतना योगदान होता है। ये 5% है, ये है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो आप लोग पढ़ते होंगे कि इसमें चूना की अधिकता होती है, पोटास की कमी होती है या लौह की अधिकता होती है, ये सब सारा जो आप लोग पढ़ते हैं वो हो गया ऑर्गेनिक मैटर। और ये सब मिनरल्स वगैरह आप समझ गए वो वाटर और एयर। ये हो गया आपका मिट्टी का कंपोजिशन, कि ये सब एक मिट्टी में ये सब मिल करके इतना इतना बोल सकते हैं, इसको रेशियो में मिल करके ये मिट्टी का निर्माण करते हैं। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए मिट्टी का क्षेत्र वाइज पढ़ने से पहले, कि मिट्टी क्या है। जैसे कि आप लोग ये पढ़ते हैं ना कि कहाँ पे भाई मिट्टी होता है, धीरे धीरे जाते हैं तो कैसे वो परिवर्तित होता है, कौन सा मिट्टी उपजाऊ है कौन सा नहीं है, क्यों हमें अपरदन वगैरह रोकना चाहिए, ये सब सारा सवाल है। तो ये ज्योग्राफी का बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ने का है। ये यहाँ पे हम लोग फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे आगे देखिएगा, इससे समझ में आएगा आपको कि जो मिट्टी का जब अध्ययन होता है तो ये ग्रुप बना के होता है, ये 4 और ये ऊपर वाला एक थोड़ा सा। तो ये एकदम से तो ऊपर एक क्या होता है, देखिए सबसे पहले सबसे ये नीचे है ABCD, ये इसका ग्रुप बांट के किया गया है कि जो सबसे नीचे होती हैं ये होती हैं पैतृक चट्टानें या मूल चट्टानें जो भी कह लीजिए। ये होता है इसका सबसे नीचे, ये पैतृक चट्टान है या मूल चट्टान जो कह लीजिए, जिससे कि ये निर्मित होगा। यही होता है, इसी चट्टान के ऊपर से ये जब होता है कि अपक्षय अपरदन होता है तो वो डिकम्पोज होता है और ये थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में बढ़ जाता है। अपक्षय अपरदन के बाद ये चट्टानें,
ठीक है, अपक्षय और अपर्दन के बाद ये है मूल चट्टान, ये अपक्षय अपर्दन के बाद। इसके बाद जो और होगा यहाँ पर, तो ये और छोटे 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 इससे छोटे छोटे रवे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं उपमृदा, उपमृदा। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा मृदा, मतलब मिट्टी, सबसे ऊपर वाला पार्ट ये हो जाता है धीरे 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 ये महीन। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर जो पार्ट अभी बोले ना कि ये जो आप लोग मिट्टी देखते होंगे तो मिट्टी से बहुत ही कम लेयर होता है, ये इतना इतना रहता है। ये होता है ऊपर का क्या, अनअपघटित जैविक पदार्थ। वैसे जैविक पदार्थ जो कि अनअपघटित हैं, और यही है कि जो किसी भी क्षेत्र के उत्पादकता को निर्धारित करता है, उपजाऊपन यही है सबसे ऊपर वाला। उसके नीचे जैसे ही आप देखते होंगे मिट्टी, जैसे जैसे आप मिट्टी पे हल चलाते हैं या उसको कोड़ते जाते हैं, खोदते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो हार्ड होता जाता है, और उसमें आप देखते होंगे कि कण भी उसका धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। तो ये हो गया मृदा। इसके नीचे भी चले जाइएगा तो यहाँ पे हो गया ये उपमृदा, उपमृदा। और यहाँ पे ये इसको बोलते हैं, ये क्या हो गया, इसमें क्ले वगैरह रहता है, क्ले, और वही मिट्टी के कण, सिल्ट बोलते हैं इसको, सिल्ट। इसमें भी वही रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, यहाँ पे अनअपघटित था, यहाँ पे अपघटित। ये सब तो रहता ही है, साथ में अपघटित जैविक पदार्थ, वैसे जैविक पदार्थ जो कि अपघटित हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं, और जो डिकम्पोज नहीं हुए सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में, सबसे ऊपर। और यही किसी भी क्षेत्र के उपजाऊपन को, उत्पादकता को निर्धारित करता है। तो ये हो गया आपका सॉइल प्रोफाइल, इसको बोलते हैं मिट्टी का जो प्रोफाइल है वो है ये, कि इस प्रकार से होता है। तो आप देख लीजिएगा किसी भी क्षेत्र का ये पैतृक चट्टान है, यही वाला टूट टूट के धीरे 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 ऊपर वाला को निर्धारित करता है। तो यहाँ जो हम लोग का ऊपर है बेसिकली वो किससे रिलेटेड है, नीचे वाले से, पैतृक चट्टान से। तो पैतृक चट्टान हम लोग को जानना जरूरी है कि किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन से चट्टानें हैं। तो चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ बोलते हुए हम लोग को बताते हुए मैं स्पीडली थोड़ा निकल जाऊँगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा, पिछला वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं झारखंड की मिट्टियों पे। वैसे मिट्टी को जब पढ़ा जाता है तो उसका दो तीन तरीका है, एक है साइंटिफिक वाला और एक होता है रीजनल वाला, जो है कि रीजनल तरीके में, साइंटिफिक वाला में पॉडजल वगैरह बहुत सारा है, तो वो एक अलग है, तो उसको पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पे क्षेत्रीय वाला जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसे पढ़ना होता है। जैसे होता है ना, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, आपकी जलोढ़ मिट्टी, तो ये सब क्षेत्र वाइज हम लोग को पढ़ लेना है कि कहाँ कहाँ इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, झारखंड में कहाँ कहाँ है। तो झारखंड जब हम लोग पढ़े थे धरातलीय स्वरूप, भूगर्भिक वाला जो है चट्टान वगैरह कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि झारखंड में लगभग 90% क्षेत्र पे क्या है, आर्कियन प्लस धारवाड़, इस क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर है, इस क्रम की चट्टानें हैं आर्कियन और धारवाड़, क्योंकि आर्कियन के ही बाद धारवाड़ का ही निर्माण हुआ है, उसके विघटन के घटना के बाद। तो ये दोनों ही पूरे 90% क्षेत्र में है। तो इसी क्षेत्र में जिस मृदा का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, बोल सकते हैं वो है हमारा लाल मृदा या लाल मिट्टी, जो भी कह लीजिए। और ये मृदा इसी प्रकार से झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र पे है, फैला हुआ है, लगभग 90% क्षेत्र पे। अब है कि देख लीजिएगा पूरा जितना बड़ा क्षेत्र है, जैसे कि आपको मैप में यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैप में दिखाया जा रहा है, इस वाले मैप में आपको दिखेगा कि लगभग जितना है टोटल लाल है, सिर्फ बीच में एक पाट प्रदेश है, यहाँ पर आपको लेटेराइट मिट्टी मिल जाएगा। इसके बाद दामोदर घाटी वाला जो आपका दिख रहा होगा, दामोदर घाटी, उस वाले में दोमट मिट्टी बोल लीजिए उसको, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, जो भी कह लीजिए, ये वाले क्षेत्र में वो मिलता है। सबसे आप इधर पूर्वी सिंहभूम में, साहिबगंज जोर में आ जाइए, संथाल परगना में, तो वहाँ पर आपको 3 प्रकार की मिट्टियाँ मिल जाएंगी। एक तो है आपका, देख लीजिए, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी भी वहाँ मिलेगा, और सबसे लास्ट मिलेगा आपको जलोढ़ मिट्टी। ये इतने प्रकार के
आपको मृदा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा आपको यहाँ पे लाल मिट्टी का ही एक पार्ट के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा, अभ्रकी मिट्टी या अभ्रक मूलक मिट्टी। तो ये वाला सारा क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है। अब हम लोग इस पर धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र में विशेष तौर पर है और क्यों मिल रहा है वहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो चूँकि हम लोग जान रहे हैं क्या, आर्कियन और धारवाड़, इस क्षेत्र में लाल मृदा है, वो लगभग 90% में हमारा इसका विस्तार है। क्यों है? क्योंकि ये इन दोनों से निर्मित हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में लाल मृदा का ही विकास होगा। अब है कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो लाल मृदा को आम तौर पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं माना जाता है। ये मतलब ठीक है, होगा खेती, ऐसा नहीं है कि बंजर हो जाएगा या फिर बिल्कुल से इस पर कुछ नहीं खेती हो पाएगा, वैसा भी नहीं है। खेती होगा लेकिन अनउपजाऊ है। दैट मीन्स क्या, उत्पादकता यहाँ पे कम होगी और जो सिलेक्शन है, मतलब जो फसल वगैरह है वो कुछ लिमिटेड होंगे। जैसे कि क्या, इस क्षेत्र में हमें देखिएगा अक्सर दो चीज़ मिल जाता है। ये अनउपजाऊ होने के कारण क्या होता है, इस मिट्टी में दलहन वगैरह की खेती होगी, ठीक है, थोड़ी सब्जियां हो जाएंगी, लेकिन धान वगैरह भी हो जाएगा, धान गेहूं वगैरह भी होता है। लेकिन किस क्षेत्र में होता है, इसे हमें समझना है कि ये वाला जो क्षेत्र है हमारा पूरा छोटा नागपुर वाला, इसमें 90% जिसमें मृदा वाला लाल मृदा पाया जाता है, इसमें जो हमारा क्षेत्र है भूमि, तो इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़े थे। एक होता है टाड़, एक होता है दोन। टाड़ का मतलब समझ रहे होंगे आप, ग्रामीण परिवेश से होंगे तो ये समझते ही होंगे कि टाड़ किसको बोला जाता है। दोन को आप समझ लीजिए, अगर आसान भाषा में समझे तो हम लोग अपना खेत बोल लीजिए, है ना। ऐसा आप लोग जितने ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे समझ ही रहे होंगे। टाड़ क्या होता है, जनरली किसी भी गांव में आप देखिएगा कुछ क्षेत्र टाड़ बोला जाता है, कुछ को बारी बोलते हैं हम लोग, कुछ को खेत बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो इसमें क्या होता है कि टाड़ वगैरह जरा सा ऊपर वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे देखिएगा ढलान वगैरह होता है। चूँकि पूरा तो हम लोग का पठारी है, तो जहाँ पे भी ढलान वगैरह होता है तो वहाँ क्या होता है, वर्षा होती है तो ऊपरी जो मिट्टी है, जैसे कि अभी हम लोग सॉइल प्रोफाइल में देखे थे, मिट्टी का जो प्रोफाइल था उसमें देखे थे कि उपजाऊ पन्ना सबसे अधिक किस में, जो सबसे ऊपर वाला परत था, अनअपघटित जैविक पदार्थ जिसमें जो था वो वाला लेयर सबसे उपजाऊ था। वो क्या होता, बह जाएगा। अगर जो भी ऊंचाई वाला में है, ढलान इस टाइप का है, तो ऊपर से सब पानी बहा बहा के ले जाएगा, तो जनरली ये हो जाता है अनउपजाऊ। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, ये यही दलहन वगैरह हमारे यहाँ पे क्या होता है कि दलहन वगैरह वहाँ पे अरहर वगैरह का लगा दिया जाता है। बाद बाकी अभी तो थोड़ा सा बंद हो गया। पहले के ज़माने में मेरे गाँव में यही मोटा अनाज हुआ करता था, रौ जाई वगैरह, जौ, और एक होता था फेमस मड़ुआ। तो ये होता था मोटे अनाज में हमारे यहाँ पे खेती, कि मोटा अनाज था ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना पानी का ज़रूरत है ना कुछ का ज़रूरत है, बस कैसा भी है उसको दाना को हल्का सा छीट दीजिए, पूरा फलेगा। मड़ुआ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ये सब सारा चीज़ जो मोटे अनाज हुआ करता था वो सब होता है। जैसे मक्का वगैरह भी इस क्षेत्र में हो जाएगा, जिसको भी मतलब मोटा मोटे कि पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्या, और मिनरल्स वगैरह का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो पोषक तत्वों की, तो वो हो जाता है। इसके बाद है कि वो ढलान वाले क्षेत्र में कुछ क्षेत्र हमारा गहरा क्षेत्र में होता है। गहरा मतलब कि नीचे वाले क्षेत्र में होता है, तो जितना भी होता है सब बह बह के उस क्षेत्र में आ जाता है, और वहाँ पे वो जो पतला सा लेयर है वो वहाँ पे अच्छा बन जाता है। अब वहाँ अच्छा बन जाता है तो यही हो जाता है दोन बोल लीजिए या खेत बोल लीजिए। इस क्षेत्र में फिर क्या होता है, यहाँ पर हमें हमारे यहाँ अच्छे से हो जाता है वगैरह, धान वगैरह होता है, गेहूँ भी हाल फिलहाल से लगाया जा रहा है। चूँकि झारखंड में क्या है, सिंचाई की सुविधा बहुत कम है, तो सिंचाई की जब धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है तो यहाँ पे फिर गेहूं की भी खेती की जा रही है। आप अपने क्षेत्र से तुलना कर लीजिएगा, मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी गेहूं वगैरह की अब खेती की जा रही है और ठीक ठाक भी हो रही है। तो ये समझ में आया। जनरली अनउपजाऊ मिट्टी है यहाँ पे। ये अक्सर ये सब पूछता है कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमस की यहाँ पे क्या है, ह्यूमस अधिक मात्रा में है या नहीं है। तो सिंपली याद रख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो भी मिट्टी है, जैसे लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी तो और भी ज़्यादा अनउपजाऊ है। तो ये सब जितना भी है जनरली झारखंड की किसी प्रकार के भी मिट्टी में जैविक पदार्थ ह्यूमस जिसको बोल लीजिए वो उसकी कमी है सभी मिट्टी में।
कमी इन द सेंस में ऐसा कि एकदम नहीं है कमी है, ठीक है, कम मात्रा में है। तो चलिए, लाल मृदा, उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा ये क्षेत्र वाइज पूरा कि लगभग 90% क्षेत्र में इसका विस्तार है, अनुपजाऊ मिट्टी है। बेसिकली ये क्या है, मोटे अनाज के लिए यहाँ पर खेती हो जाता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, टाण और दोन के हिसाब से खेतों वगैरह जो है वहाँ पे क्यों हो रहा है, खेती वगैरह धान गेहूँ सारा कुछ का हो जा रहा है। तो चलिए, यहाँ समझ में आया। अब हम अगले मिट्टी की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा दूसरा। देखिएगा, चलिए दूसरा जो हमें आज पढ़ना है वो है हमारा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट, तो इसका जो आप देखिएगा फिगर में, लेटेराइट मृदा जो है उसका 3 क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला तो आपका होगा यहाँ पे पाट प्रदेश। पाट प्रदेश समझ रहे हैं, ये वाला लातेहार, गुमला और क्या नाम है इसका, लोहरदगा वाला, ये इस क्षेत्र में। इसके बाद एक क्षेत्र है आपका संथाल परगना में। यहाँ पर आप देखिएगा इस टाइप का जो आपका मैप है, तो यहाँ पे ये जो राजमहल पहाड़ी है, इसके इस क्षेत्र में इधर पश्चिम साइड में इधर है काली मिट्टी, झारखंड में काली मिट्टी का एकमात्र क्षेत्र। इसके बाद इधर है, इधर में है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट यहाँ पर है। और एक क्षेत्र आपको मिलेगा सिंहभूम, बिल्कुल पूर्वी सिंहभूम का बिल्कुल वो लास्ट वाला क्षेत्र में, ढालभूम वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर है एक लेटेराइट मृदा। तो इन तीनों में क्या है कि ये तीनों जगह क्षेत्र है लेटेराइट मृदा का, ये तुलनात्मक रूप से लाल मृदा से भी ये कम उपजाऊ होता है। क्यों कम होता है अभी हम लोग जानेंगे। लेटेराइट मृदा यहाँ पर इसका उद्गार कैसे हुआ था, पाट प्रदेश का और राजमहल पहाड़ी, ये दोनों हम लोग जान रहे हैं कि बेसाल्टिक लावा के उद्गार से इस क्षेत्र का या इस धरातलीय स्वरूप का विकास हुआ है। तो जब यहाँ पे ये बेसाल्टिक लावा का उद्गार हुआ और वो ठंडा होने के बाद डिकम्पोज हुआ और वहाँ पे कुछ ये काली मिट्टी में और वर्षा पे निर्भर होता है कि कैसा यहाँ का मौसम है। तो लेटेराइट मृदा जहाँ पे भी विकसित हुआ है वो जनरली क्या है, उष्णार्द्र प्रदेश होता है और वहाँ पर वर्षा जनरली 200 सेंटीमीटर के लगभग में होती है, कुछ कम या बेसी ये हो सकता है, लगभग 200 के आसपास में जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर इसका विकास होता है। तो ये वाला क्षेत्र हुआ। तो चूँकि क्या होता है कि यहाँ पाट प्रदेश और ये दो जगह और संथाल परगना वाला और एक ढालभूम वाला, ये अलग अलग क्षेत्र में है। लेटेराइट मृदा को कम उपजाऊ माना जाता है, लेकिन इनमें भी अंतर है कि जो पाट प्रदेश वाला लेटेराइट मृदा है, मिट्टी है, ये तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट है अधिक। अब हाइट अधिक है तो हम लोग बात किए क्या चीज़ कि वहाँ पे जो उपजाऊ वाला जो मिट्टी है, ऊपर वाला जो लेयर है अपघटित जो जैविक पदार्थ है वो वहाँ से अपरदित हो जाता है। अब अपरदित हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये जनरली और भी ज़्यादा अनुपजाऊ हो जाता है। इसमें जब भारत की मिट्टियों के संदर्भ में पढ़ेंगे तब इस मिट्टी में होगा कि आपका केरल वगैरह, कर्नाटक वगैरह में ठीक ठाक पाया जाता है ये लेटेराइट मृदा। ये लेटेराइट मिट्टी में फिर ये काजू वगैरह की खेती अच्छी होती है, लेकिन झारखंड में लोग जान रहे काजू वगैरह तो होता नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फिर यहीं पर कुछ कुछ वही सब जो जिसको कि पोषक तत्वों की कमी, मतलब कम में भी उसका ठीक ठाक फसल हो जाएगा, वो सब फसल हो रहा है। और सिंचाई वगैरह की सुविधा लेकर के और कुछ कुछ कार्य वहाँ पे करके धीरे धीरे वहाँ पे खेती भी ठीक ठाक अब किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पाट प्रदेश वाला है, यहाँ पे लेटेराइट मृदा जो है जिसमें कि एल्युमिनियम वगैरह की अधिकता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसलिए इस क्षेत्र में बॉक्साइट वगैरह भी आप देख रहे होंगे। ये सब सारा जो आपका कलर वगैरह भी एक आता है कि कलर वगैरह आप लोग बड़ा जानने को उत्सुक होंगे कि लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी हम लोग जान रहे हैं, नाम है लाल मिट्टी, तो वो कलर भी वगैरह लाल होगा। लेकिन सिर्फ लाल ही नहीं होता है, लाल के साथ उसको पीली मिट्टी भी कहा जाता है। लाल होता है, पीली होता है, बुधूसर हो जाता है, भूरा टाइप का थोड़ा, ये सब सारा कलर होता है। ये लाल मिट्टी का ही, ऐसा नहीं कि लाल है तो सिर्फ ही लाल ही रहेगा, इसका एकदम प्योर लाल वैसा नहीं है। ये अलग अलग क्षेत्र वाइज, अलग अलग जलवायु के हिसाब से, वर्षन के हिसाब से यहाँ पर उसका कलर भी चेंज होता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जब इसका पढ़ना होता है ना, तो देखिएगा बहुत सारा चीज़ निर्भर होता है ना, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, क्या पोटाशियम होता है, चूना होता है। तो ये सब सारे चीज़ जो कि किसी को अम्लीय बना देते हैं, किसी को क्षारीय बना देते हैं। जैसे लाल मिट्टी क्या होता है, ये अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का, तो इस पर फिर चूना वगैरह एक्स्ट्रा डाला जाता है उर्वरक के तौर पर, ये सब तो न्यूट्रल बनाया जा सके। इसी प्रकार से तो लेटेराइट मिट्टी में भी क्या है, पोषक तत्वों की कमी है। इसका कलर भी क्या है, इसका कलर भी लगभग वही लाल से
इसका भी लगभग ही लाल रहता है, उससे थोड़ा सा धूसर मतलब गहरा होता जाएगा कलर, ये भूरा वगैरह ये सब सारा कुछ ये भी होगा लगभग सेम। ये दोनों का प्रॉपर्टी लगभग ही भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है वर्षा वगैरह थोड़ा अधिक होता है और लाल मिट्टी से भी ये ज़्यादा अनउपजाऊ माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी मिट्टी की, काली मृदा। काली मृदा बड़ा ही मज़ेदार मृदा है। काली मिट्टी, ये मिट्टी इसको बोला जाता है कि हाँ ये ठीक ठाक उपजाऊ है। काली मिट्टी ये ठीक ठाक उपजाऊ है, लेकिन ये मिलता कहाँ है, सिर्फ राजमहल की इधर पश्चिमी वाले ढाल में। मतलब अभी जो बात किए थे हम लोग, ये वाला जो है तो यहाँ पे राजमहल है, तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर है काली मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में है। आपको फिगर में भी दिखाया जा रहा होगा कि काली मिट्टी, तो इस क्षेत्र में है काली मिट्टी। ये क्या होता है, इसको रंध्रयुक्त बोलते हैं, मतलब ये बहुत छोटे छोटे क्ले में रहता है और इसकी एक बहुत ही विशेषता है कि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन जैसे ही वर्षा होगा तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा बोल सकते हैं ना, गीला ये भी हो जाता है, बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कम पानी में भी ये अच्छी फसल दे देता है, मतलब उत्पादन अच्छा हो जाता है। तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर यही सिर्फ बेसाल्टिक लावा, राजमहल पहाड़ी में हम लोग जान रहे हैं इसका निर्माण कैसे होता है, अभी तुरंत बात हुआ है। बेसाल्टिक लावा के उद्गार से ये ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये काली मृदा के रूप में हो गया। काली मृदा जैसे कि या तो आप रेगुर भी कहते हैं हम लोग, या फिर इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत ही शानदार होती है। लेकिन झारखंड में सब में अपना, चूँकि यहाँ पे जीवन निर्वाह वाला कृषि होता है ना, तो सबसे पहले जिसका जो ज़मीन है भैया, कोई भी ज़मीन है, पहले खाने का उपजाओ बाद में देखा जाएगा जो भी। तो यहाँ पर क्या होता है, जीवन निर्वाह कृषि है तो पहले जीने खाने वाला देखा जाता है, नकदी फसलों पे कम जोर दिया जाता है, नकदी फसल। तो चलिए हम लोग इस पे बात कर रहे थे काली मृदा। तो काली मृदा क्षेत्र हम लोग समझ लिए, इसमें भी वही है, ह्यूमस वगैरह की कमी है। तो ये सब सारा प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं एक काम करूँगा, एक डायग्राम बना करके, एक चार्ट बना करके दे दूँगा कि किस मिट्टी में किसकी अधिकता है, किसकी कमी है। ठीक है, कुछ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैं इसमें दे दूंगा सारा कुछ, क्योंकि ये सब में है और बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत इसको है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को दे दिया जाएगा ताकि आप लोग को संतुष्टि रहे कि हाँ भाई पढ़ लिए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, अगर लिखे नहीं है, कॉपी भरे नहीं है तो पढ़े नहीं है। आप चीज़ों को पहले समझ लीजिए। क्या पूछेगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन यही पूछता है कि ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, कुछ यही ना। तो विशेषता वगैरह के बारे में तो बात हो ही जा रहा है। अनुपजाऊ मिट्टी में क्या हुआ, लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा अनुपजाऊ है, उससे कम अनुपजाऊ है लाल मिट्टी। काली मिट्टी ये ठीक ठाक उपजाऊ है, मतलब ठीक ठाक इसमें फसल हो जाता है। कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कैसे इसका निर्माण हुआ, बेसाल्टिक लावा से, ये हम लोग जान रहे हैं। लाल मृदा का आग्नेय वाला में जो ग्रेनाइट और नीस प्रकार का जो चट्टान है, इसके फलस्वरूप हुआ है। तो ये सब सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देख लिए, समझ लिए हैं। अब है कि बात करते हैं और थोड़ा सा, जो एक मिट्टी है, जैसे कि आप एक छोटा सा है अबरक मुलक, ये भी आप लोग को मिल गया होगा, अबरक मुलक मिट्टी या अबरकी मिट्टी जो भी कह लीजिए। ये थोड़ा सा है कि अबरक वाला आप जान रहे हैं, ये रेतीला टाइप का होता है, मतलब एकदम बहीन। चूँकि ये बेसिकली इसी क्षेत्र में है, कोडरमा में है, गिरिडीह में है, थोड़ा सा इधर आपका हजारीबाग वाले क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तो ये वाले क्षेत्र में अबरक वगैरह पाया जाता है, यही है अबरकी मूलक। तो इसमें क्या होता है, ये भी चूँकि रंध्र है ना, तो इसमें भी उपजाऊपना तो है, लेकिन वही है इरिगेशन का कमी, सिंचाई की कमी, तो यहाँ पे खेती ठीक ठाक से हो नहीं पाता है। वैसे ठीक है, लाल मिट्टी का ही एक पार्ट है, तो मतलब उसी के समतुल्य लगभग इसका भी उपजाऊपना है। तो ये क्षेत्र याद रखिएगा, ये कई बार पूछता भी है कि अबरक मुलक मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाएगा। तो ये तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि अबरक किस क्षेत्र में है, तो जिस क्षेत्र में अबरक है उसी क्षेत्र में ना ये मिट्टी पाया जाएगा। तो ये वाला क्लियर है आपका, वही थोड़ा सा हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, इतने क्षेत्र में ये लगभग मोटा मोटी है। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे क्या, एक आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर दामोदर घाटी वाला जो बीच वाला जो आप लोग पार्ट देख रहे होंगे, फिगर में आप लोग को देख लीजिएगा, वहाँ पर है आपका, इसको बोलते हैं रेतीली मिट्टी या बलुआही मिट्टी। मतलब इसमें क्या होगा, बेसिकली ये बालू का अधिकता होगा। ये दामोदर नदी के क्षेत्र के आसपास हम लोग जान रहे हैं, यही कोयला वाला क्षेत्र है झारखंड में, और इसी के आसपास वाले क्षेत्र में ये दोनों मिट्टी, नहीं यही मिट्टी है, इसका दो अलग अलग नाम है। तो ये वाला पाया जाता है। उपजाऊपना एकदम ना के बराबर, समझ लीजिए लाल मिट्टी
के समतुल्य या उससे भी कम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रेत का बालू का जो अंश है वो और भी अधिक होगा। यहाँ पे भी उपजाऊ जब नहीं होगा तो किसका खेती होगा, जो मोटा अनाज है वही सबका खेती होगा, वही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, सभी को खेत वगैरह आप लोग जान रहे हो जेसीबी से वगैरह से कुड़वा के खेत को गड्ढा करवाया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या है, बाहर से कुछ बह करके आसपास का क्षेत्र से आए, वहाँ पे मिट्टी में ह्यूमस वाला वो जो लेयर वो बने और वहाँ पे हम लोग का अच्छा फसल हो। इस चीज़ को भी हम लोग समझ रहे हैं। ऊपर में जलोढ़ मिट्टी में आइए बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी में क्या है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है वो झारखंड में, आप देखिएगा फिगर में, मूल रूप से जैसे जलोढ़ मिट्टी आप देख लीजिए, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी समझते हैं क्या है। जैसे जब पूरे भारत के संदर्भ में बात होता है ना, तो जलोढ़ मिट्टी जैसे होता है कि दो प्रकार का हो गया, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। तो बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और जो खादर है वो नवीन है। नवीन मतलब नया, क्या नया थोड़े बन गया है, नया का मतलब कि उस बहाव क्षेत्र में आया, बह करके उधर अगर मिट्टी आ रहा है तो उसको नवीन मतलब लेयर बाय लेयर प्रत्येक साल उसका लेयर चढ़ते ही जा रहा है, मतलब रिन्यू होते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं नवीन। और अगर नहीं आ रहा है उधर से बह के सिर्फ आते जा रहा है तो उसको वो पुरानी वाला, ठीक है, वो हो गया बांगर, और इधर हो गया नया वाला खादर। इंडियन के स्तर पे जब पूरे भारत के स्तर पे हम लोग पढ़ेंगे तो इधर वाला हरियाणा वगैरह क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र, इधर वाले में हम लोग पढ़ते हैं कि उधर बांगर है, और इधर वाले क्षेत्र में जैसे कि बिहार वगैरह इधर आ जाइए तो इधर में खादर है, नवीन प्रकार का। बंगाल में खादर है। यहाँ के संदर्भ में जब हम लोग पूरे टुकड़े में जब झारखंड में पढ़ रहे हैं विशेष रूप से, तो ये इसमें दो प्रकार का, दो क्षेत्र में है। जैसे कि आप फिगर में देखिएगा यहाँ पर कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है पूरा गढ़वा वाला से लेकर के इधर तक, तो ऊपर एकदम हल्का, एकदम छोटा सा पट्टी है, उसको माना जाता है कि ये भी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, लेकिन ये बांगर प्रकार का है, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसकी की उर्वरता क्षमता अच्छी है। लेकिन जैसे लाल मिट्टी वगैरह, लेटेराइट मिट्टी, ये सबसे बहुत अच्छा है, लेकिन खादर से कम है। और खादर कहाँ है, तो जहाँ पे हमेशा बहाव क्षेत्र आएगा, मतलब जहाँ पे होता है ना कि जिस प्रकार के नदी वगैरह हम देखते होंगे आसपास, कि जिस नदी में बाढ़ वगैरह आता है, अक्सर आप देखिएगा यहाँ बराकर नदी के आसपास है, कोई भी नदी जब रहता है ना, तो देखिएगा उसके आसपास के क्षेत्र में देखिएगा कि जब बरसात होता है ना तो पूरा पानी भर जाता है, और बरसात खत्म होने के बाद वो पानी जब जैसे ही कम हो जाता है वहाँ पे खेती करते हैं लोग। और प्रत्येक साल यही होता है, प्रत्येक साल यही होता है। कई बार फसल बर्बाद भी हो जाता है, लेकिन बावजूद भी उसकी खेती वहाँ पे करते हैं लोग बहुत ही मज़े से। वो इसलिए होता है क्योंकि बाढ़ आया, सारा मिट्टी सब जगह का बह करके उसमें आ गया, और जैसे ही पानी भरा तो वहाँ पे जैसे से पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है, तो मिट्टी तो उसका कण उसमें घुला हुआ है, तो धीरे धीरे वो मिट्टी बैठ जाता है, तो बैठ के तो वहीं रह गया। और जब पानी कम होता है लेयर तो यहाँ पर आ गया, लेकिन मिट्टी क्या हो गया, मिट्टी वहीं पर रह गया। और वही है नवीन प्रकार की मिट्टी जो कि सब जगह से उपजाऊपना को खींच करके लेके आ गया और यहाँ पे बैठा दिया, तो मतलब ये उपजाऊ हो गया। और वहाँ पे फिर खेती होता है तो बड़ा शानदार एकदम खेती होता है, बहुत अच्छा फसल होता है, उत्पादकता वहाँ की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो यही समझ लीजिए कि आप खादर के जिस क्षेत्र में जैसे कि प्रवाह है, जैसे गंगा क्षेत्र तो यहीं पर है ना, साहिबगंज से पार होता है, तो ये वाले क्षेत्र में आपका है खादर, मतलब नया प्रकार का। ये सबसे अधिक यहाँ पर झारखंड में क्या पूरे भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी यही मानी जाती है, खादर, जलोढ़ मृदा का नवीन रूप। और बांगर उससे कम उपजाऊ माना जाता है, जो कि इस क्षेत्र में आपके पूरा विस्तारित है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और कोई मिट्टी बचा क्या? और तो कोई मिट्टी बचा नहीं, लगभग आपका ये टोटल हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको मिट्टी का टोटल प्रोफाइल समझ में आ गया होगा कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा है। और मिट्टी वाला याद रखिएगा कि मिट्टी का जो विकास हुआ वो किससे हुआ? पैतृक चट्टान से। तो चट्टान को पहले समझना जरूरी है। आप आराम से समझिए, रट्टा मत मारिए कि कहाँ पर क्या है। धरातलीय स्वरूप पढ़ लिए, उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।